हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्टार्ट करने वाले हम चैप्टर नंबर 8, जिसपे हम न्यू इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और इसके कुछ साइलेंट फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले सारा चैप्टर हमने जो कंप्लीट किया वो सारा का सारा एक्सक्लूसिवली लगभग आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। इसमें हम न्यू इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ये एक शिफ्ट है, जिस तरीके से हम इंडिया को पहले एक थर्ड वर्ल्ड की कंट्री के तौर पर देखा जाता था, एक डेवलपिंग कंट्री के तौर पर देखा जाता था। अब न्यू इंडिया का मतलब ये है कि अब डेवलपिंग कंट्री से इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी की तरफ, एक पोटेंशियल वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट की तरफ आफ्टर चाइना मूव कर रहा है। तो इसकी वजह से डेमोग्राफिक शिफ्ट भी आपको देखने को मिल रहा है। इंडिया का जो पॉपुलेशन है डेमोग्राफिक के हिसाब से भी यंग पॉपुलेशन है, ठीक है। जहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है कि पॉपुलेशन, एजिंग पॉपुलेशन आपको देखने को मिल रहा है। वहाँ पर जो एल्डरली पॉपुलेशन है उसका प्रोपोर्शन ज़्यादा है, इंडिया में यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं जिसकी वजह से इंडिया को अब न्यू इंडिया के तौर पे जाना जाता है। तो ये शिफ्ट देखने को मिल रहा है। तो इसके फीचर्स के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि पहले इंडिया को डेवलपिंग या फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्री के तौर पर जाना जाता था। अब ये इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी की तरह इसको जाना जाता है, जहां पर ग्रोथ की आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ अब पैदा हो रही हैं। तो इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि डिमांड के सोर्स भी बढ़ने वाले हैं, और इसके साथ ही साथ ये इंडिया एक वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट पोटेंशियल मार्केट के तौर पर भी यहाँ पर इमर्ज होने वाला है आफ्टर चाइना। तो चाइना का पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो चाइना को वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मार्केट कहा जाता है। इंडिया का दूसरा पोजीशन है पॉपुलेशन के मामले में, तो इसको सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर शिफ्ट पहले डेवलपिंग थर्ड वर्ल्ड कंट्री से शिफ्ट ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमी की तरफ, जहाँ पर ग्रोथ की काफ़ी पोटेंशियल है एंड डिमांड वगैरह बढ़ रही है। मार्केट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, तो डिमांड भी बढ़ेगी, देन यहाँ पर प्रोडक्शन वगैरह भी होगा, ग्रोथ का भी चांस आएगा, देन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो रही है। दैट वाई इंडिया को भी न्यू इंडिया के तौर पे जाना जाता है। इसके अलावा कुछ वेरियस इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी आपको देखेंगे, उनको कहा जा रहा है कि आने वाला जो फ्यूचर होगा वो ब्रिक्स इकोनॉमीज का होने वाला है। ब्रिक्स में इंडिया भी आती है, ठीक। साथ ही साथ फ्यूचर में इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है या कंट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल लेवल पर, वो भी बढ़ने वाला है। तो इससे क्या होगा कि इंडिया की जो बातें होगी या इंडिया की जो सेइंग्स है, ठीक है, यानी कि इमेज जो होगी, इसकी भी मैटर रखती है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो ग्लोबल मैटर्स की बात हो या फिर कोई भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इंडिया की बातों का भी इम्पोर्टेंस होने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि इंडिया एक नॉलेज इकोनॉमी की तरह डेवलप हो रहा है, जहां पर मिलियंस ऑफ नॉलेज हब्स है। नॉलेज हब्स जैसे कि यूनिवर्सिटीज, कॉलेज एंड सो ऑन, जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड की ये लोग एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसी के लिए एक नॉलेज कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया है, जो कि क्या करता है कि कंट्री के अंदर वैसे नॉलेज हब्स को तैयार करना जो कि ग्लोबल नॉलेज यानी कि इंटरनेशनल लेवल की नॉलेज को प्रोवाइड करते हैं, इसकी व्यवस्था करता है। तो इकोनॉमी एक नॉलेज इकोनॉमी की तरह भी यहाँ पर ग्रोथ करती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ हम डेमोग्राफी की बात करें तो इंडिया को यंग पॉपुलेशन के तौर पर जाना जाता है, जहां पर 50% से ऊपर की पॉपुलेशन 25 ईयर्स की एज से कम है, यानी कि 25 ईयर्स से कम एज वाले जो लोग हैं उनका जो प्रोपोर्शन है पूरे पॉपुलेशन में वो 50% है लगभग, और वहीं 35% से कम वाले जो एज के लोग हैं उनका प्रोपोर्शन 70% के आसपास में है। यानी कि इंडियन की इकोनॉमी जो है ये काफ़ी यंग इकोनॉमी है, ठीक है। एंड इट विल फेवरेबल डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको हमें यूज करना होगा, और इस ह्यूमन रिसोर्स को हमें बिल्ड भी करना होगा, प्रोवाइडिंग एजुकेशन, स्ट्रेस ऑन स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, एजुकेशन हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, हेल्थ वगैरह हो गया, तो इस सब पर हमें काफ़ी ध्यान देना होगा, तभी ये जो एक फेवरेबल डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें मिला हुआ है इसका हम सही तरीके से यूज कर सकते हैं। साथ ही इंडिया की जो इकोनॉमी है एक मार्केट इकोनॉमी है, जहां पर जो प्रोडक्शन और प्राइसिंग होती है किसी भी प्रोडक्ट्स की, गुड्स या सर्विसेज की, वो आपको मार्केट के फोर्सेस द्वारा डिसाइड होती है। तो मार्केट के फोर्सेस का मतलब डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि आपको न्यू इंडिया
के तौर पर देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हम न्यू इंडिया की बात करते हैं तो न्यू इंडिया क्या है? न्यू इंडिया एक फ्यूचर है कि फ्यूचर में ऐसा कुछ होने वाला है या फिर हम करने वाले हैं या फिर ऐसा कुछ होगा। लेकिन जब हम रियल इंडिया की बात करते हैं, एक्चुअल में जो इंडिया है उस जो फ्यूचर इंडिया होने वाला है या फिर जो न्यू इंडिया होने वाला है उससे काफी अलग है। अगर हम एक्चुअल इंडिया की बात करें तो यहाँ पर मोर देन 50% पॉपुलेशन अभी भी गांव में रहता है, रूरल पॉपुलेशन है यहाँ पर, और मोर देन 60% ऑफ पॉपुलेशन अभी भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पर एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। ठीक, और उसमें भी आप ये जो रूरल पॉपुलेशन देखेंगे, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, हमने पढ़ा है कि मोर देन 230 मिलियन पॉपुलेशन अभी भी पुअर कैटेगरीज में आती है। हम क्या इस न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं या इस बेहतर इंडिया की हम बात कर रहे हैं? ठीक है, अभी भी ये पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड और लिविंग अंडर द पिटिबल कंडीशंस। आप कभी हेल्थ इंडिकेटर्स के बारे में पढ़िएगा तो करीब 37% ऑफ चिल्ड्रेन, जितने भी चिल्ड्रेन उनका 37% चिल्ड्रन अभी भी ये लोग स्टंटिंग और वेस्टिंग में आते हैं। अभी इनका ग्रोथ नहीं हुआ है। माल न्यूट्रिशन काफी आपको देखने को मिलता है, अंडर नरिशमेंट है। ठीक है, तो हम इसको तो न्यू इंडिया नहीं कह सकते, बट ये एक्चुअल इंडिया है। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या है? ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, सबसिस्टेंट टाइप की एग्रीकल्चर, स्टेगनेटिंग है, मुश्किल से 2 से 2.5% ही हमारे एग्रीकल्चर ग्रोथ होता है। ओके, प्रोडक्टिविटी काफ़ी हमारे यहाँ कम है, तो स्टेगनेंट एग्रीकल्चर ही है। ट्रेडिशनल मेथड्स का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, और ज़्यादा लोग जो डिपेंड होते हैं वो सबसिस्टेंट टाइप के होते हैं। मोर देन 80% ऑफ फार्मर्स आर लैंडलेस, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो ये जो इतने सारे लोग हैं, मोर देन 80% फार्मर्स, अभी क्या है, ये किस लिए काम करते हैं? ये एग्रीकल्चर करते हैं मात्र अपने 2 वक्त की रोटी के लिए काम करते हैं। मार्केट से इनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज काफी कम है, लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर है। मोर देन 90% ऑफ वर्क फोर्स अभी भी क्या है कि इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है। तो ना इनको रेगुलर सैलरी मिलती है, ना इनको रेगुलर बेनिफिट्स मिलते हैं, ना इनको हेल्थ सिक्योरिटीज वगैरह मिल पाती है, जो या फिर सोशल सिक्योरिटी की बात करें जो एक फॉर्मल जॉब में मिलती है वो इनको नहीं मिल पाती। ठीक है, हम अगर इस सेक्टर का, एग्रीकल्चर सेक्टर के हम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो काफी कम है, करीब 70% के आसपास में। और वहीं सर्विस सेक्टर की बात करें तो की करीब आपको पता है कि 55% से भी ज्यादा आपको सर्विस सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। तो जिस चीज पर ज्यादा पॉपुलेशन डिपेंड है उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे कम है, और जिस पर पॉपुलेशन सबसे कम डिपेंड है उसका जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, दिस इज द रियल इंडिया। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं कि हमारी इकोनॉमी डबल डिजिट में ग्रो करती है, 8-9% के हिसाब से ग्रो करती है, तो ये एक अलग एस्पेक्ट है। इसका दूसरा एक एस्पेक्ट ये भी है कि ये जो इकोनॉमी का ग्रोथ हुआ और इसका ये जो बेनिफिट हुआ, ये एक्चुअली में उन लोगों के पास नहीं जाता जिनके पास जाना चाहिए। इसी वजह से तो अभी भी 2 से 30 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन गरीबी रेखा में रहती है। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये क्वांटिटेटिव तो है लेकिन ये क्वालिटेटिव नहीं है। हमारे यहाँ ग्रोथ हुआ है नो डाउट, लेकिन डेवलपमेंट से अभी भी हम कोसों दूर है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क होता है इसको हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव की बात करें तो इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी हो सकती है, लेकिन इंडिया की जो डोमेस्टिक सिचुएशन है अभी न्यू इंडिया से या उस फ्यूचर इंडिया से जिसकी हम कल्पना करते हैं उससे काफी दूर है, बहुत ज्यादा दूर है अभी। ओके, इसके बाद इसमें इस सारी चीजों को दूर करने के लिए या फिर न्यू इंडिया के जो कंसेप्ट है इसको और बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर कुछ आप देखेंगे कि स्कीम्स वगैरह भी लाई गई है। तो ये बहुत सारी स्कीम्स हैं, यहाँ पर हम कुछ स्कीम्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि स्किल इंडिया। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए स्कीम लाया गया है। ठीक है, तो स्किल इंडिया के तहत देखेंगे 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। तो 2015 में लॉन्च किया गया और इसका ऑब्जेक्टिव था कि मोर देन 40 करोड़ पीपल को हम स्किल करेंगे या फिर उनको हम स्किल प्रोवाइड करेंगे 2022 तक। ठीक है, तो 2022 तक यहाँ पर कहा गया कि करीब मोर देन 40 करोड़ लोगों को स्किल प्रोवाइड किया जाएगा। स्किल इंडिया के तहत यहाँ पर कई सारी स्कीम्स भी लाई गई हैं। ठीक है,
तो स्कीम्स यहाँ पर आपको नजर आएंगी, जैसे कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015, इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, रूरल इंडिया स्किल मिशन एंड स्किल लोन मिशन। ये सारे के सारे जो प्रोग्राम्स या स्कीम्स हैं ये आपको स्किल पर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब देखिए कि जैसे हम बात करते हैं इस स्कीम्स के कन्वर्जेंस की, एक ही टॉपिक पर कई सारे स्कीम्स आ गए, अलग अलग स्कीम्स सेम काम के लिए, उसके लिए फिर वहां पर अलग अलग फंड दिया जाएगा, अलग अलग इम्प्लीमेंटिंग जो बर्डन होगा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स पर वो अलग होगा। इससे क्या होता है कि जो मोटो होता है स्कीम का या फिर गोल जो अचीव करना है वो क्या होता है कि डिफिट हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हम स्टार्टअप इंडिया की बात करें तो स्टार्टअप इंडिया मेनली ये आया था कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप बिहेवियर डेवलप करना है यंगस्टर्स के बीच में, स्टार्टअप्स वेंचर्स जो होंगे उनको फिनेंस प्रोवाइड करना है, इसके लिए स्टार्टअप इंडिया आया। स्टैंड अप इंडिया आया था, मेनली वीमेन SC एंड ST में हैबिट्स होती हैं उनको प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इसके तहत आपको 10 करोड़ से लेके यहाँ पर 1 करोड़ तक यहाँ पर SC ST और वीमेन को लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं पर ब्रांच। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो भी बैंक्स होंगे, और पर ब्रांच की बात की गई, यहाँ पर एक ब्रांच की बात की गई है, तो हर बैंक का एक ब्रांच क्या होगा हर एरिया में, जो तो कहा गया कि हर ब्रांच क्या करेगा कि एटलीस्ट 1 वीमेन एंड SC और ST। ठीक है, ये एंड लगा हुआ है, इस चीज का ध्यान रखना, और ये और है, तो या तो ST या SC और वीमेन को क्या करेगा कि लोन प्रोवाइड करेगा स्टैंड अप इंडिया के तहत में। तो यहाँ पे 10 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में लोन प्रोवाइड किया जाता है। और किसके लिए? ग्रीन फील्ड इंटरप्राइज के लिए, यानी कि नया स्टार्टअप के लिए, पुराने के लिए नहीं। तो ग्रीन फील्ड का मतलब नया होता है, जो पुराना होता है उसको हम ब्राउन फील्ड कहते हैं। इसी तरीके से एक स्कीम डिजिटल इंडिया आया, तो डिजिटल इंडिया का काम था डिजिटाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिकली जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाए। ठीक है, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी इसके लिए प्रोवाइड करना, तो आपको पता है कि जो पंचायत वगैरह है उनको भी ये इंटरनेट कनेक्टिविटी के द्वारा जोड़ा जा रहा है। 2015 में इसको लॉन्च किया गया। तो इसके बाद भी कई सारी स्कीम्स है, जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की आप बात कर सकते हैं। ओके, ये एक स्कीम है, वो भी इसके लिए आपको ऐड किया गया है। मुद्रा स्कीम की बात कर सकते हैं, ये भी आपको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए है। तो इस तरीके से बहुत सारे स्कीम्स हैं जो आपको न्यू इंडिया के डेवलप के लिए यहाँ लॉन्च किए गए हैं अलग अलग समय में। ठीक है, तो मेनली यहाँ से कुछ स्टेप्स मिल सकता है आपको मेंस के लिए। प्रीलिम्स में इसका कोई रोल नहीं है, मेंस में मिल जाएगा, और कुछ इंटरव्यू वगैरह में बोलने के लिए आपको यहाँ पर मिल सकता है। खास करके ये जो सेक्शन है यहाँ पर, इन 2 सेक्शन से आपको मिल सकता है, अदरवाइज ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9 चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में, और बहुत अच्छा चैप्टर है 9 चैप्टर, जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू एंड गुड लक।